दोस्तों, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के स्कीम बहुत सारे अवेलेबल है। एक के बाद एक स्कीम आते जा रहे हैं। सपोज लाइक फॉर एग्जांपल डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, सेंसेक्स फंड्स, निफ्टी 50 फंड्स, ऐसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ फंड्स अवेलेबल है मार्केट में। मगर हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, हम किसी एक या दो ही फंड में करेंगे। एक साथ तो 10 को ये स्टॉक की तरह ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा रहता है और फंड को एक कंसिस्टेंट वे में चलाना पड़ता है हम लोगों को भी। सो बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाए विथ अ लो अमाउंट ऑफ रिस्क। थोड़े से रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाए। तो हम लोग इसीलिए सपोजिबली जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आप लोग अगर उसका मैप देखोगे तो उसके जो रिस्क है आपको दिखेगा कि कितना ज्यादा वॉलेटाइल होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। मगर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आप अगर 15 ईयर्स तक होल्ड करोगे तो पॉसिबली मतलब यही देखा गया कि एक आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रिटर्न मिल जाएगा। अमाउंट अराउंड 15% के आसपास आपको मिल जाता है एनुअली। मगर ऐसे मार्केट क्रैशेस अगर अचानक से आ गए, सपोजिबली जैसे कोविड आया, फिर 2008 का क्राइसिस आया था, वैसे अगर नहीं हो तब आपको वैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। मगर अगर वैसा हो जाए तब ये सारे फंड्स बहुत ही ज़्यादा नीचे परफॉर्म करते हैं। आप लोग ये मैप्स देख सकते हो। मैं कुछ मैप्स इधर शो कर रहा हूँ, मतलब मैप्स नहीं, सॉरी, चार्ट शो कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के। आप लोग इधर देख सकते हो। तो इस वीडियो का मोटिव है कि आपको एक ऐसे फंड के बारे में बताना जो आपको सिक्योरली एक अच्छा खासा रिटर्न दे दे। एक अपने बैंक अकाउंट में सेविंग्स में रखने से अच्छा आप लोग इस फंड में रख सकते हो। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फिर आप खुद रिसर्च करके जरूर देखिए इन्वेस्ट करने के आगे। आपने मेरे थंबनेल में जैसे देख लिया होगा, आज हम लोग आर्बिट्रेज फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आर्बिट्रेज फंड क्या है, कैसे काम करता है और कितने, और मार्केट में जितने भी आर्बिट्रेज फंड्स अवेलेबल है मैं कुछ इधर दिखा दूंगा। तो उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा, एंड में नहीं, बीच में बताऊंगा कि आर्बिट्रेज फंड कैसे काम करता है और आप खुद आर्बिट्रेजिंग कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं पहले से ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं कि जो पैसा होता है, जैसे इंश्योरेंस में होता है, मनी पूलिंग किया जाता है और रिस्क कवर दिया जाता है। मगर म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये लोग मनी पूलिंग करते हैं और रिस्क कवर नहीं करते, रिस्क लिया जाता है, ठीक है, आपके लिए। तो आपका जो पैसा है, सपोजिबली आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड हाउस को, और म्यूचुअल फंड हाउस में जो उसके फंड हैंडलर है, जो फंड मैनेजर है, वो क्या करते हैं, उस 1000 रुपीज को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। मतलब डिवाइड नहीं करते, सॉरी, इन्वेस्ट करते हैं। सपोज आपके पास टाइम नहीं है, जैसे इक्विटीज आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, मैप्स मतलब चार्ट्स देख नहीं सकते, आपके पास दिन में उतना टाइम नहीं, तो आपने क्या किया, एक 1000 रुपीज या 2000 रुपीज कुछ भी म्यूचुअल फंड हाउस को दे दिया कि ये लो मेरा पैसा, मैं स्कीम में लगा रहा हूं, आप अपनी तरह इस पैसे से रिटर्न जनरेट करके मुझे दे दो। जैसे पैसे से पैसा बनाना, सिंपल। तो इसमें क्या हुआ कि आपने अपना पैसे बनाने का काम उनको दे दिया, तो वो लोग इसके लिए कुछ चार्ज करते हैं, एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है उसको। तो वो अलग है, उसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। म्यूचुअल फंड्स क्या है, कैसे चूज करना है, इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो जरूर बना दूंगा। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज म्यूचुअल फंड और ये कैसे काम करता है। इसके अंदर एक चीज और एक फैक्ट है, NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। ये जो इसका जो फुल एसेट है, सपोजिबली एक म्यूचुअल फंड हाउस के पास अराउंड 4 लाख करोड़ का एसेट है, ठीक है। तो 4 लाख क्लास का एसेट को वो लोग एक कुछ यूनिट्स में तो डिवाइड करेंगे, तो वो यूनिट्स NAV होता है। तो ये रहा NAV, आपके सामने है जो मैं दिखा रहा हूं अभी, ये होता है NAV, नेट एसेट वैल्यू। इन सारे एसेट क्लासेस को एक डिवीजन में लाया जाता है और एक स्पेसिफिक यूनिट्स बनाए जाते हैं। तो आप जब म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो, बेसिकली एक
स्टॉक खरीदने के बराबर होता है। एक स्टॉक का प्राइस सपोज 150 रुपीज चल रहा है, तो एक एनएवी अगर 150 रुपीज चल रहा हो और आपने 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, दैट इज आपको वो एनएवीज अलॉट होंगे। जैसे 150 रुपीज, सॉरी 5000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो 5000 डिवाइडेड बाई 150, जितना यूनिट्स आता है उससे, तो वो सारे यूनिट्स आपको अलॉट किए जाएंगे। और जैसे 150 रुपीज से 151 रुपीज हो जाएगा, तो आपका रिटर्न वैसे ही जनरेट होगा जैसे स्टॉक्स में होता है, मगर इसमें बहुत सारे चार्जेस भी इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे मैंने आपको आगे बोला। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो द मेन पॉइंट इज, अब आते हैं व्हाट इज आर्बिट्रेज फंड। बेसिकली ये एक म्यूचुअल फंड ही है, ये म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको डिफरेंस एक एक करके बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है इसका डिफरेंस। तो सपोज आपने एक ये आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्ट कर लिया और मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आप इक्विटी फंड्स में तो पैसा नहीं कमा सकते इससे, करेक्ट? कि अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो जो फंड्स होते हैं, जो इक्विटी फंड्स होते हैं, सपोजेबली निफ्टी के फंड्स हो गए या सेंसेक्स के फंड्स हो गए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक दिन 1% ऊपर जाए, फिर दूसरे दिन देखा जाए 2% नीचे आ जाए, फिर तीसरे दिन 3% ऊपर चला जाए। ऐसे तो वॉलेटिलिटी में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगा। यही होता है एक्चुअली। ओके, सो ये फंड क्या करता है कि ये आपको एक स्टेबल रिटर्न जनरेट करके देता है, इवन इफ देयर इज अ वॉलेटाइल मार्केट। ये एक सिक्योर्ड फंड है, इसीलिए ये ऐसा कर पाता है, क्योंकि इसका रिटर्न्स भी लो है, अराउंड 7 to 8% या फिर 6 to 7% के आसपास ये रिटर्न्स देता है ईयरली। इसके बाद इसका एक दूसरा बेनिफिट है, दैट इज अ टैक्स बेनिफिट। ये टैक्स बेनिफिट क्या है आपको मैं बताता हूं। सपोज आपने एक सिक्योर्ड फंड में इन्वेस्ट किया, लेट्स सपोज कोई डेप्ट फंड हो गया। डेप्ट फंड थोड़े सिक्योर्ड रहते हैं, मतलब ज्यादातर डेप्ट फंड्स उतने भी वॉलेटाइल नहीं होते इक्विटी फंड्स की तरह, क्योंकि इक्विटीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो सपोजिबली एक मीडियम टर्म डेप्ट फंड था, तो उसमें आपने इन्वेस्ट किया, तो वो आपको हर रोज अराउंड 0.03% ऐसा कुछ रिटर्न आपको देता रहेगा। तो उतना सोचने की बात नहीं है कि, मगर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हो, सपोज आपका इनकम 30 जो स्लैब्स है इनकम टैक्स के वो 30% के आसपास है आपका, तो आप अगर डेप्ट फंड से एग्जिट करते हो, सपोज आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया अभी तक 50 lakhs, ठीक है, और आप उससे एग्जिट करते हो, तो आपको उस पैसे पर जितना आपने प्रॉफिट बनाया उसको कैपिटल गेन्स में, उस पर आपको एलटीसीजी नहीं, सॉरी, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, जो आपका टैक्स स्लैब में बैठता है, दैट इज अ 30% टैक्स स्लैब। तो ये एक प्रॉब्लम बन जाता है कि अगर ये इक्विटी फंड रहता तो इसमें क्या होता कि क्योंकि आप एसेट क्लास परचेज करके बेच रहे हो, डेप्ट बेचना नहीं है, रिडेम्पशन होता है डेप्ट का, और इक्विटी फंड में एसेट को खरीदा जाता है और एसेट को बेचा जाता है, तो इससे एक प्रॉफिट जनरेट होता है। इससे क्या होता है, एलटीसीजी और एसटीसीजी चार्ज होता है इस पे। अगर 1 लाख के ऊपर एलटीसीजी 1 लाख के ऊपर अगर एलटीसीजी होता है आपका, तो 10% अबव 1 लाख वो चार्ज किया जाता है, और एसटीसीजी 15% विद इन अ ईयर आपने अगर सेल कर दिया तो चार्ज किया जाता है। तो इक्विटी फंड से जब भी आप एग्जिट करते हो तो आप एलटीसीजी और एसटीसीजी पे करते हो, अगर आप 1 साल के आगे और 1 साल के बाद एग्जिट करते हो फंड से। तो आर्बिट्रेज फंड भी सिक्योर्ड रिटर्न देता है, जैसे सपोजिबली डेप्ट की तरह, जैसे 7-8% का रिटर्न देता है। डेप्ट में कभी 10% 12% भी दे देता है। तो मगर ये फंड एलटीसीजी और एसटीसीजी चार्ज होता है इस फंड में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आर्बिट्रेज क्या होता है। तो मैं अभी आर्बिट्रेज पे आता हूं, फिर थोड़ा सा फंड में आएंगे। जैसे मैंने बोला था बीच में बताऊंगा मैं, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। ओके, सो चलते बढ़ते आगे। तो समझते हैं आर्बिट्रेज स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप दिल्ली में हो और
आपका दोस्त गुजरात में है, आपको पता लगता है, सॉरी थोड़ा, ओके नाउ इट इज ओके, आप दिल्ली में हो और आपका फ्रेंड गुजरात में है। आपके इधर आप दिल्ली में देखते हो कि आपके चीनी का भाव इधर 30 रुपए चल रहा है, और आप देखते हो, आपके दोस्त को कॉल करते हो और आपका दोस्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, इधर तो चीनी 40 रुपए का बिक रहा है। तो आप क्या करते हो, आप अपने दिल्ली के मार्केट से चीनी उठाते हो, सपोजिबली 10 kg 20 kg, और आप उसको गुजरात जाके बेच देते हो। दैट प्राइस डिफरेंस ऑफ 10 रुपीज, जो 10 रुपए का डिफरेंस बना, वो आपने एडवांटेज लिया उसका, तो आपका प्रॉफिट हुआ। दिस इज सिंपली कॉल्ड आर्बिट्रेजिंग। ऐसा ही सेम स्टॉक मार्केट में भी किया जा सकता है। अभी तो फिलहाल ये बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए इसको करने के लिए। आगे इसको कम फंड्स में भी किया जा सकता था। तो एक एग्जांपल के तौर पर बीएसई और एनएसई दो मार्केट है। तो कभी कभी आप लोग देखोगे कि बीएसई में ऐसे ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आजकल नहीं होता है। जैसे एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है, सपोज एक्सिस बैंक का प्राइस चल रहा है 650 एनएसई में, और बीएसई में चल रहा है 655। ऐसे 5 रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ी बात है। तो आपने क्या किया, आपने बीएसई के शेयर्स को शॉर्ट कर दिया और एनएसई के शेयर्स को खरीद लिया। तो इससे क्या हुआ, शॉर्ट किया आपने तो आपने ज्यादा में बेचा, और एनएसई से खरीद लिया तो आपने कम में खरीद लिया। तो बेसिकली आपको वेट, ये एक्चुअली इंट्राडे की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप शॉर्ट नहीं कर सकते ओवर दी लॉन्ग रन। आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो, बट नॉट दी इक्विटी डिलीवरीज। तो आप इंट्राडे में शेयर्स को शॉर्ट किए और उस एनएसई से खरीद लिए। तो इसका बीच का तो डिफरेंस है, एट द एंड ऑफ द डे आपको 5 रुपए का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये सिंपल आर्बिट्रेज है बीएसई और एनएसई के बीच में। इसका और एक जो ज्यादातर फंड ये आर्बिट्रेज फंड्स करते हैं, ये तो एक्चुअली डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल है और रिस्क भी है। आर्बिट्रेज सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं इस पे, मगर ये लोग किसी और तरह से काम करते हैं, जो इक्विटी फंड्स होते हैं, सॉरी जो आर्बिट्रेज फंड्स होते हैं। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। सॉरी, ओके नाउ इट इज फाइन। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, अगर आपको फ्यूचर्स मार्केट के बारे में पता है तो दैट इज एक स्टॉक का फ्यूचर्स मार्केट भी होता है। जैसे सपोज एक्सिस बैंक का प्राइस चल रहा है अभी अराउंड 650 रुपीज, जैसे मैंने बताया। उसका फ्यूचर्स का जो लॉट है वो चल रहा होगा 660 पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स, मतलब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर्स एक स्टॉक का प्राइस ज्यादा होता है। तो इसके बहुत सारे एक पैरामीटर्स है फ्यूचर्स के प्राइस को डिसाइड करने के लिए, तो उसमें मैं बाद में आऊंगा। अभी बस आप ये समझ लो कि फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो करंट स्पॉट प्राइस से ज्यादा, स्पॉट प्राइस मतलब जो अभी करंट उस स्टॉक का प्राइस है फॉर द डिलीवरी स्टॉक्स, आई मीन फ्यूचर्स का प्राइस नहीं, डिलीवरी स्टॉक्स का प्राइस उसको बोला जाता है स्पॉट प्राइस का। फ्यूचर्स के प्राइस से डिफरेंस है 10 रुपए, जैसे 660 और स्पॉट प्राइस चल रहा है 650। तो आपने क्या किया, फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड किया जाता है मैं बताता हूं। सपोज आपने एक फ्यूचर का लॉट शॉर्ट कर दिया, सपोज 650 का चल रहा था और फ्यूचर्स का लॉट सपोज 200 क्वांटिटी में आता है। तो आपने क्या किया, 650 रुपीज का लॉट जो है वो फ्यूचर्स का शॉर्ट कर दिया, मतलब बेच दिया। शॉर्टिंग मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, आपको नहीं पता तो आप लोग जरूर जाके चेकआउट कीजिए। मैं और एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो आपने क्या किया, फ्यूचर्स का लॉट को शॉर्ट कर दिया और अपने जो 200 का लॉट साइज था फ्यूचर्स का, क्योंकि आपने शॉर्ट किया है, तो फ्यूचर्स के जो मंथ एंड है, अगर जैसे ही मंथ एंड आया फ्यूचर्स का, तो आपके पास डिलीवरी रहना चाहिए फ्यूचर जो एक्चुअल स्टॉक है उसका, ताकि आप उसका डिलीवरी दे पाओ। जिसने आपसे वो फ्यूचर्स का शॉर्टिंग जो पोजीशन है वो जो खरीदा है किसी ने, उस जितने भी 200 का क्वांटिटी आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा उसको। तो बेसिकली आपने क्या किया, 200 का जो स्पॉट प्राइस से जो मिल रहा था आपको स्टॉक, वो अपने 200 का क्वांटिटी में खरीद लिया और आपने फ्यूचर्स का प्राइस शॉर्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बीच का जो डिफरेंस बना दैट इज अराउंड 10 रुपीज का पर लॉट, वो आपको मिल गया। मगर इस अभी क्यों आप लोग ये नहीं कर सकते, बेसिकली रिटेल ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें
प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। सपोजली आप 1000 रुपीज़ बनाओगे विथ अ रिस्क ऑफ अराउंड 1 to 2 lakhs। दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विथ अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिस्क। एक्चुअली रिस्क नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इससे मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि फंड हाउसेज के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट करते हैं, तो उनको ज़्यादा पैसा बन जाता है और उनको बहुत सारे हो सकते हैं चार्जेस भी पे ना करने पड़े, क्योंकि वो लोग खुद फंड हाउसेज है, कहीं ना कहीं से उनका इनकम आ ही रहा है। तो रिटेल ट्रेडर्स उतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो बेसिकली ये लोग जो डिफरेंस है इसको कैच करते हैं और शॉर्ट मार्केट में वेट करते हैं कि जैसे डिलीवरी हो वो लोग उसको डिलीवर कर देते हैं। जो उनके पास स्टॉक है 200 क्वांटिटी में, जैसे आपने बोला, तो वो जो स्टॉक जब वो लोग डिलीवर करते हैं तो उनको वो डिफरेंस मिल जाता है। दैट इज द सिंपली प्रॉफिट। सो ओके, सॉरी, हाँ, मैंने एक्चुअली पॉइंट मिस किया। दैट इज नॉट 200 क्वांटिटी, 1200 क्वांटिटी होता है एक्सिस बैंक का। मैंने इधर उसका पॉइंट लिख के रखा था, मैं बोलना भूल गया। दैट इज 1200 क्वांटिटी। तो आप सोच सकते हो एक पूरा 1200 क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना ज़्यादा पैसा चाहिए। सपोजिबली अराउंड 6.5 लैक्स के आसपास तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, जो एक्सिस बैंक का 1200 लॉट क्वांटिटी है उससे। तो अगर आपके पास वो नहीं होता है और आप अगर फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हो, आपके पास डिलीवरी देने को नहीं है, तो आपको मार्जिन कॉल लग जाएगा। सपोज आपने वो शॉर्ट कर दिया फ्यूचर्स को और आपके पास खुद के पास पैसा नहीं है, तो फ्यूचर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिस्की है। फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस मार्केट इज़ वेरी रिस्की। आप लोग करने से पहले ज़रूर एक बार अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट के बारे में, अगर कोई इस मार्केट में ट्रेड करना चाहता है तो। सो बेसिकली यही होता है। और ये फंड, मैं आपको कुछ फंड्स दिखा देता हूँ। जैसे ये सारे फंड्स है, ये सारे फंड अराउंड 7 to 8%, 6 to 7% का रिटर्न दे देते हैं, क्योंकि और बेसिकली ये आपको टैक्स बेनिफिट भी देते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ बेटर देन एफडी। यार एफडी से तो यार कुछ भी बेहतर है नहीं, सेविंग्स अकाउंट में रखने से और एफडी से ये सारी चीज़ बेटर है, क्योंकि अराउंड ये 7% का इंटरेस्ट नहीं, प्रॉफिट आपको इजीली बना के दे देगा। और इसमें बड़ी बात है कि इसमें आपको एसटीसीजी और एलटीसीजी चार्ज होता है। यार एफडी रखने से तो टीडीएस कट जाएगा बेकार में। बात तो वही है ना। मैंने जो आपको अभी जो फ्यूचर्स और कैश मार्केट के बारे में जो बताया, कैश मार्केट दैट इज डिलीवरी ट्रेड्स के बारे में जो बताया, उसको बोला जाता है कैश एंड फ्यूचर मार्केट आर्बिट्रेज, इसको बोला जाए। इसके बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस भी है आर्बिट्रेज करने के। मैं आर्बिट्रेजिंग के ऊपर दूसरा वीडियो जरूर लाऊंगा। ये तो फिलहाल फंड के लिए था जो लोग कम रिस्क में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो ये अराउंड आपको अच्छा रिटर्न दे देगा मेरे हिसाब से। आप लोग अपने हिसाब से एक बार ज़रूर रिसर्च करके इस फंड के ऊपर फिर इन्वेस्ट कीजिए, आपको अगर इन्वेस्ट करना हो तो। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको कोई भी बाय या सेल सिग्नल ना समझे प्लीज़। आपका पैसा है, ध्यान से उसको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट बात है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग। और वीडियो को लाइक कर देना यार, अच्छा लगे तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के वीडियोस में लाता रहूँगा। और आपको अगर खुद कुछ और वीडियोस के मतलब और कुछ टॉपिक के ऊपर जानना हो तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में जानना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।